हाँ जी दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं वाटसन गिल इन्फो वर्ल्ड टीवी की जानिब से आज हम यहाँ पर जिस मौजू पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर होती जा रही है। रोज़ जब हम रात को सोते हैं तो दुआ करते हैं कि सुबह कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन रोज़ ही जब हम उठते हैं तो खबरें बुरी से बुरी होती जा रही हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, न्यूक्लियर कंट्री है, उसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं उनके पास खाने को नहीं है। हमारे पास हथियारों के तौर पे दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, फौज के तौर पर बेहतरीन फौज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास हमारे जो लोग हैं वो रोजमर्रा में ऑटो की जो लाइनें लगती हैं उनमें पैरों तले कुचले जाते हैं। ये अजीब और गरीब सूरत हाल है। और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो जो खिता यहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है उसके उस खिते के इर्द गिर्द के जो वो ममालिक जो कि पाकिस्तान से बहुत पीछे थे वो पाकिस्तान से बहुत आगे चले गए। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज मेरे साथ दो बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं जो अपने अपने तौर पर अपना नाम रखती हैं, अपने जो उनके काम हैं, जो उनकी खिदमात हैं उन हवालों से। तो मैं तारुफ कराऊंगा नवाज सलामत साहब जो कि डेनमार्क से हैं, ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के कंट्री कोऑर्डिनेटर भी हैं और ऑल क्रिश्चियन पाकिस्तान लीग के जो बानी थे उनके साहबजादे भी हैं और बड़ी खिदमात है इनकी, ना सिर्फ यूरोप के अंदर, उसके अलावा पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हवालों से अपनी खिदमात के हवालों से जाने जाते हैं। काशिफ नवाब साहब जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और बैनुल अक़वामी अखबारात में भी मैंने इनकी तहरीरें जो है वो देखी हैं। और ये हमारे लिए बड़ी एक तसल्ली की बात है कि काशिफ नवाब भाई जैसे लोग जो हैं जो अपने लोगों की आवाज़ को एक बड़े लेवल पर दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा और मैं अपना जो सवाल है उससे आगाज़ करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आप बखूबी जानते हैं। तो मेरा जो सवाल है मैं आगाज़ करूँगा काशिफ भाई आपसे कि क्या आपको आने वाला जो वक्त है उसमें इलेक्शन जो है वो होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है, कभी 30 अप्रैल है, उसके बाद फिर 8 अक्टूबर आ गया है, उसके बाद भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो बड़े मोतबर लोग हैं, मोतबर से मुराद मेरी जो बाखबर लोग हैं, उनमें सियासी लीडर भी हैं, उनमें समाजी लोग भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अक्सर लोग जो है बातें कर रहे हैं कि शायद ये 8 अक्टूबर से भी आगे जाएगा। तो इसके ऊपर अपने ख्याल का इजहार कीजिए सर। जी, बहुत शुक्रिया वाटसन साहब। आपने पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आपका जो सवाल है वो मौजूदा सूरत हाल के अंदर बड़ा अहम है। बुनियादी बात ये है कि इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए, आप इस तरह इस इलेक्शन के हवाले से दो तरह की राय है। एक तो राय वो है वो जो कह रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये जो पाकिस्तान का सिनेरियो है, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, इसके पेश नज़र चीज़ों को देखें तो उसमें लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जो सूरत हाल चली, जो गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से, जो सियासी पार्टीज का है, दूसरी तरफ जो पीटीआई का बयानिया है या जो पीटीआई की डिमांड है, तो उसके पराये में चीजें कुछ लग रही हैं कि शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, मुतवक्के हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। इसमें जो हालात जो अभी है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि मुल्क को इंतजाम को चला सके, तो इलेक्शन कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं कि आईएमएफ से हमें कोई वसाइल मिल जाए, कोई ग्रांट मिल जाए या कोई कर्जा मिल जाए जिससे मुल्क के हालात को बेहतर कर सके। जब तक मुल्क की सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमिकल सस्टेनेबल नहीं होता, उस वक्त तक शायद चीजें उस तरह से नहीं देखी जा सकती। दो तरह की राय पाई जा रही है सियासी हल्कों में। जब मेरी आज भी कुछ दोस्तों से इसी वाले से प्रेस क्लब में बात हो रही थी, तो उनमें से कुछ लोगों की राय थी कि हुकूमत जो इतने प्रेशर में है, हुकूमत इतने मसाइल का शिकार है कि वो समझती है कि शायद हम इलेक्शन करवा दें। और दूसरे कुछ लोगों की राय है कि शायद अगले 1 साल 2 साल के लिए कुछ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए जिसको मुल्क को चलाए और मुल्क के हालात को बेहतर कर सके। लेकिन चूंकि अभी भी देखिए पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सारे जितने भी लोग हैं वो सारे सहाफी कम्युनिटी से लोग हैं। तो मतलब मौसम नकवी साहब है या उनके बाकी जो साथी हैं कबीना में, मोस्टली जो है उनका तल्लक सहाफी बरादरी से है। और इसी तरह के वो सोच रहे हैं कि शायद अगले 2 साल के लिए किस तरह की, हर साल के लिए इस तरह की हुकूमत बना दी जाए जो टेक्नोक्रेट्स पे मुयसर हो और वो मुल्क के निज़ाम को बेहतर करे। जब तक मुल्क के हालात माशी तौर पर बेहतर नहीं होते, उस वक्त तक वो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है उसको चलाए। लेकिन दूसरी राय ये है कि जो पीटीआई का प्रेशर है पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, उससे लग रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे। देखिए, इस प्रेशर की वजह से तो उन्होंने अप्रैल में इलेक्शन का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो मर्दमशुमारी हो रही है
और दूसरी तरफ हमारे पास पैसे भी नहीं है। तीसरी तरफ जब तक मरदमशुमारी नहीं होती, हल्का बंदियां नहीं होती नए सिरे से, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को हतमी जो है फैसला नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेहतर तक इलेक्शन कमीशन ने जब रिक्वेस्ट की सिक्योरिटी के हवाले से, तो उन्होंने भी कह दिया जी हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, हम नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ हमारे पास पैसे भी नहीं है। और तीसरी जो अहम बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन खुद भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, और चूंकि उसकी बुनियादी वजह यही है कि मरदमशुमारी हो रही है। जब तक आपकी मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हो पाती, उस वक्त तक आप कैसे फैसला कर सकते हैं कितने वोटर्स हैं और कौन कौन सी हल्का बंदी हो सकता है हल्का बंदी को छोटा करना पड़े, हो सकता है कि आबादी के लिहाज से हल्का बंदी को बड़ा करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है जब तक आपकी ये जो मरदमशुमारी का जो जरा प्रोसेस जो है ये पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें वही बात है कि राय दो तरह की पाई जा रही है। एक तरफ तो सियासी हल्के कहते हैं जी इलेक्शन फौरन करवा दिया जाए, वो सियासी हल्के से बढ़ा दे एक पार्टी जो है, और दूसरी तरफ पीडीएम चाहता है कि थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, हालात को कुछ बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के माशी हालात थोड़े बेहतर हो जाए, तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाए। अब दुनिया के जो दूसरे लोग हैं हमें ग्रांट देने को तो तैयार नहीं है, शायद ग्रांट मिलती भी नहीं है, मिल भी नहीं रही। जब तक हमें ग्रांट नहीं मिलती उस वक्त हम हमारे हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। अगर हम लोन की तरफ जाते हैं तो लोन तो कर्ज है, हम कर्ज के ऊपर कर्ज अदा करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो, मेरी जाती राय है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में मुमकिन नहीं हो पाएंगे। अक्टूबर तक तो शायद वो सारा जो सिस्टम प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया मरदमशुमारी का, सेंसस की तरफ से बाकी चीज चल रही है, वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर वो मुकम्मल डाटा कलेक्ट होके उसके कोई प्रॉपर। काशिफ भाई, मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं मेरे जहन से वो सवाल ना निकल जाए, आपने कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है 2 साल के लिए है, लेकिन आइन में मुझे तो कहीं नजर नहीं आता कि इस तरह की कोई किसी हुकूमत का वजूद आइनी हवालों से अगर देखा जाए तो इसको कौन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है वो करती है तो उनके पास ये राइट नहीं है। आप फौज को कहेंगे, आप अदलिया को कहेंगे, तो इसका तो आइन में कोई वो नहीं है। शॉर्टली इसके ऊपर जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए, हमारा जो मुल्क इस हवाले से बड़ा खुद कफील है कि हम आइन को अपने काम के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। शायद इसके लिए कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए या कोई पार्लियामेंट के तरफ से कोई सा बिल पेश करके उसको पास करा लिया जाए हुकूमत के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है ना, तो उसमें अमेंडमेंट तो हो सकती है। ये कोई मतलब इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शायद हम कोई अगर हम साल 2 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी करते हैं, प्लॉन्ग करते हैं, तो शायद हमको इस तरह का कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कुछ तरह का ऑर्डर आ सके, उसको हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उस पर इंप्लीमेंट करा सकें। और ये मुमकिन भी हो सकता है। आइन तो मतलब हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में जाके हम चीजें उस पर बहस तो हो सकती है। बाकी जो सियासी जमातें हैं, मतलब सवाए पीटीआई के बाकी सियासी जमातें, तो उसका हिस्सा है पार्लियामेंट का, और वो यकीनन कोई तरह का बिल आता है तो अमेंडमेंट आती है तो यकीनन वो करेंगे। एग्जेक्टिव ऑर्डर तो वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए कारआमद हो सकता है, उसके जरिए हुकूमत बन सकती है, हुकूमत चेंज भी हो सकती है, हुकूमत जा भी सकती है, हुकूमत आ भी सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यही सवाल जो है मैं उठाकर नवाज भाई के सामने, नवाज सलामत साहब के सामने रखता हूँ कि नवाज सलामत साहब, एक तो आपने काशिफ भाई की बातें सुनी, उनमें से अगर आप किसी बात का जवाब देना चाहें, और दूसरा ये कि आने वाले जो वक्त है उसमें आप इलेक्शन आप देख रहे हैं या आपको क्या लगता है, प्लीज। वाटसन भाई, थैंक यू वेरी मच। वाटसन भाई, इस चीज को ना, आपके जो सवाल को, इसको 2 हिस्सों में जो है ना तकसीम कर देते हैं कि एक है कि मैं कैसे देख रहा हूँ या मैं क्या चाहता हूँ कि जी इलेक्शन या वक्त पे या नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, उसके तनाजर में आगे जो है वो क्या हो सकता है। तो इसको इस तरह से जो है कर लेते हैं। मैं पहले जो है कि चले मैं अपनी जो जाती अपनी जो ख्वाहिश है या जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मुताबिक जो अभी फैसले हुए हैं, अदालतों ने भी जो फैसले दिए हैं अभी ये सूबाई असम्बलियों पे, वो उन्होंने आइन के मुताबिक दिए हैं कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। वो मेरी भी, मैं कहूँगा कि इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि ये इसी तरह होना चाहिए कि आइन के मुताबिक इन 2 असम्बलियों के अभी इलेक्शन जो है एक किस्म का समझ कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म का क्राइसिस जो है वो आगे हमें देखने को मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले दिनों में, बल्कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक ये केस जो है ये शुरू हो चुका है इसके बारे में कि ये जो इन्होंने इलेक्शन जो पोस्टपोन किया है इसके बारे में। तो आई बिलीव कि कुछ दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट है कोई अच्छा फैसला इस पर देगी। दूसरा, लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि जो नून लीग की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, वो लगता नहीं है कि वो इलेक्शन चाहते हैं इस वक्त,
क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो साफ क्लियर नजर आ रही है कि वो चाहते हैं कि जैसे राना सनाउल्लाह ने कल बड़ा क्लियर उसने बिल्कुल, बल्कि उन्होंने पूरा एजेंडा ही बता दिया कि हमारा एजेंडा क्या, उनको नजर क्या आ रहा है। वो जो भी है समझे हैं तो सियासी दूरअंदेशी तो इन सब में है, उनको नजर आ रहा है कि जी या हम नहीं रहेंगे या इमरान खान नहीं रहेगा, कि ये जो अगर हालात हमने इसी किस्म के कंटिन्यू रखे तो यही सिनेरियो आगे बनना है। तो मेरे ख्याल से जो नून लीग है इस वक्त, इन्होंने एक ही इस वक्त एजेंडा बना लिया है कि जी हमारे साथ जो ज्यादती हुई थी हमने एक बार उसका जाने से पहले, इन्हें ये भी नहीं पता कि जाना कब है, क्योंकि आपको पता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि फैसले आपको पता है इन्होंने नहीं करने, फैसले कहीं और होने हैं। इनको ये पता है कि जी कि हमें नहीं पता कि हमने आज रहना या कल नहीं रहना, लेकिन जो हमारे साथ ज्यादती हुई थी हम उसका एटलीस्ट बदला 10 गुना ज्यादा लेके जाएं। ठीक है जी, तो ये इस वक्त इनकी कोशिश यही है कि हम जनाब बस इमरान खान को एक बार जो है हमने पकड़ना है इसको, इसी तरह जो इन्होंने आजम स्वाति शहबाज गिल के साथ किया है कि हमने एक बार ये जरूर करना है। उसके बाद जो है कि आगे जो हालात लग रहा है कि जी इलेक्शन अक्टूबर में जो है मेरे ख्याल से, जैसे काशिफ भाई ने कहा कि जी मर्दमशुमारी हो रही है और हो सकता है कि मर्दमशुमारी का भी जो है अभी फौज ने भी जैसे कह दिया कि जी हम फौज नहीं दे सकते इलेक्शन के वक्त, और दूसरा एक जो है सरमाया भी जो है वो हमारे पास इतना नहीं है कि हम इलेक्शन जो है करवा सकें। मेरे ख्याल से ये टैक्टिक्स जो है ये जरूर आगे करेंगे, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे बनेंगे जैसे अभी भी इमरान खान ने काफ़ी प्रेशर बिल्डअप कर दिया है, और आने वाले वक्त में आई बिलीव कि ये जो प्रेशर है बल्कि ये ज़्यादा जो है इसमें भारी हो जाएगा। इलेक्शन जो है कि अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब चूंकि मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन भी मैं ज़रूर इसमें दूंगा। मुझे भी यही लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो जाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद की तो पिटिशन जो है वो चली गई है, और आज जैसे कि नवाज भाई आपने बताया कि पीटीआई की भी एक पिटिशन जो है वो, मैं नहीं देख सका सुबह की खबरें क्योंकि आज मंडे था, बिजी था, तो आपने बताया कि पीटीआई की पिटिशन चली गई। हाँ जी। अच्छा, तो अब ये पिटिशन जो है वो टेकअप होती है या नहीं होती है, या कब इसका फैसला, तो मैं ख्याल अभी तक मैंने नहीं देखा कि हो गया है। मुझे बताइएगा नवाज। ये अभी इसकी हियरिंग होगी, और आज इस पे एतजाज एहसन साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा उन्होंने भी कहा है कि जी आई बिलीव कि जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपने जो दूसरी अदालतों के फैसले थे उनको जो उनका रिगार्ड करेगी, कि इलेक्शन ये जो सूबाई इलेक्शन है वो करेंगे और किसी भी तौर पे आइन की जो है पामाली नहीं होने देगी सुप्रीम कोर्ट। एतजाज एहसन तो अपना जाती गुस्सा कर दे, हालांकि उनकी पार्टी का जो वो गुस्सा है, लेकिन वाटसन भाई उसकी बातों में जो है ना एक लॉजिक होती है। अब मैं उसकी इस चीज को भूल के कि उसके पीपल्स पार्टी में भी थोड़े से इख्तलाफात हैं, नून लीग के साथ उसकी वैसी रंजिश है, लेकिन उसकी बातों में अगर आप में हो ना तो आप खुद लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक है कि नहीं। ठीक है जी, उसकी बातों में लॉजिक थी, उसने एक बड़ी लॉजिक दी। उसने कहा कि जी 90 दिन के बाद इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, जो आपने आगे बात की तो आगे क्या होगा। तो वो जैसे फिर काशिफ भाई ने कहा कि जी वो बिल ले आएंगे, उसको पास करवा लेंगे, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी। तो लेकिन ये सवाल एतजाज अहसन ने भी उठाया कि फिर ये वजीर आला नहीं रहेंगे, ये कैसे फिर ये आगे इलेक्शन करवाएंगे। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौजूदा हालात का जिम्मेदार काशिफ भाई आप किसको करार देते हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान जिस बहरान पर, यानी जो पाकिस्तान में मौजूदा बहरान है, जो मुश्किल और बहुत अजीब व गरीब हालात हैं, क्योंकि कोई भी अदारा, मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई भी अदारा संजीदा नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे वो हमारी सियासी लीडरशिप हो। पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है गलत हो। आप बताएं काशिफ भाई कि आप किसको समझते हैं ज्यादा पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है? अगर इसमें दो किरदार हैं तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर 2 करके बताइए प्लीज। देखिए वत्सल साहब, ये मसला ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी जो मामला चल रहे हैं, हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ जमहूरी रवादारी नहीं है। ये सूरत जो सारी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर,
इतनी मतलब हल्ला गुल्ला चल रहा है, सियासी तौर में बड़े मामला चल रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है, गर्मी चल रही है। इसमें हमारी जो सियासी जमातें हैं, शायद उनके आपको याद होगा कि बेनज़ीर के दौर में मिसाक जमहूरियत एक मुआहदा किया गया था तमाम सियासी जमातों के साथ। उसका बुनियादी मतलब यह था कि हम जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं वो मिल-जुल कर काम करेंगे, हम एक पेज पे होंगे, सबको हम जो है इत्तेमाद में लेंगे। हमारे पास एक जो सियासी जमात है, जो मौजूदा हमारी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस शायद मुआहदे को उस तरह फॉलो नहीं कर पाए, शायद वो भी उस मुआहदे का हिस्सा तो थे, शामिल थे, लेकिन उन्होंने उस तरह फॉलो नहीं किया। उनका बुनियादी एजेंडा था, वो ये कह के आए थे अवाम से वोट लेके कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनसे पैसे निकलवा लूंगा, जो बाहर पैसे पड़े ले आऊंगे, इतना पैसा पड़ा हुआ है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। वो बात तो उनकी ठीक थी, उनके पास शायद कोई एविडेंस भी होंगे, कुछ सबूत भी होंगे, प्रूफ भी होते, लेकिन उस अब जब हम अदालतों में गए हैं, अदालतें एविडेंस मांगती हैं, सबूत मांगती हैं, तो अदालतों में हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब जो प्रूव नहीं कर पाए, और उसके एवज जो है, जो इनकी दूसरी मुखालिफ जमातें थी, उनके अंदर इनके अंदर जो है एक ऐसी फिजा पैदा होगी जो मेरा ख्याल बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं है। और उस फिजा के नतीजे में पाकिस्तान को एक नए रास्ते की तरफ जोड़ दिया, जो एक बहुत खतरनाक रास्ता है, जो एक मुश्किल का रास्ता है। और उस रास्ते पे चलते हुए शायद हमें इन फ्यूचर अभी भी मुश्किलात में से गुजरने, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है बहुत अच्छे नहीं है, बहुत आइडियल नहीं है। लेकिन अगर हम मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद हालात थोड़े और बदतर हो जाएँ। पाकिस्तान की अवाम जो है शायद वो इन मुश्किलात में से ज़्यादा मज़ीद उनको फेस करना पड़े इन मुश्किलात को। लेकिन सियासी तौर पे अगर हम देखे जाएँ तो ये सारी जमातें जो है, ये मुफ़ाहमत की सियासत करने की तरफ नहीं जा रही। अगर इमरान खान ने कुछ कर दिया है, तो बाकी जमातों को चाहिए था कि उन्हें वेलकम करें और हुकूमत बैठने से पहले उनको बुलाते और उनके साथ मुफ़ाहमत की बात करते। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो हमारे खान साहब हैं, वो चूँकि खान साहब हैं, तो खान साहब ये समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और जो मेरा लॉजिक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनकी राय बिल्कुल ठीक है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। लेकिन जब आप सियासत करते हैं, तो सियासत में अक्ल कुल वाला या वाहिद वाला कोई सिलसिला नहीं होता कि आप डिक्टेटरशिप से ही हैं, कि आपने जो कह दिया वही होना है। आपको लोगों के साथ लेके चलना पड़ता है, सियासी जमातों को साथ लेके चलना पड़ता है, मुफ़ाहमत की सियासत करनी पड़ती है। जब तक ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं होगा कि हम दूसरी जमातों को कबूल करें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, उस वक़्त तक ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने बेशक उसपे मतलब उन पे आपने इल्ज़ाम लगाया, आपने कुछ सबूत भी दिए अदालतों को, लेकिन वो अदालतें उन सबूत की रोशनी में फैसले नहीं कर पाई। अदालतों को आप प्रूव नहीं कर सके कि नून लीग ने या दूसरी जमातों ने करप्शन की है, गड़बड़ की है, जो भी की है। लेकिन जब तक आप उनको सबूत नहीं दे पाए, तो फिर आप उनको फेस करना पड़ेगा। अब जो उन्होंने अवाम को नारा दे के वोट लिया था, जिसके नाम पे, वो अब चूँकि उनको फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ अवामी प्रेशर है, एक तरफ उनके सियासी जो मंशूर है वो है, दूसरी तरफ खान साहब की अपनी जो राय है। खान साहब चूँकि बहुत जज़्बाती हैं और वो जज़्बात में कुछ भी कह देते हैं, और वो कहने के बाद उनको पता चलता है कि शायद मैं गलत कह गया हूँ, फिर वो बाद में वो सॉरी भी नहीं करते। उस बात को रियलाइज़ भी नहीं करते, वो समझते हैं जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है और मैं उस पे टल रहते हैं। लेकिन सियासत में दूरअंदेशी और कॉम्प्रोमाइज़ वाला शेख रशीद वाला फ़ॉर्मूला बड़ा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि खान साहब के पास शेख रशीद साहब मौजूद हैं, उनको चाहिए कि उनसे थोड़ी एडवाइस लें और शेख साहब की बात मान के उन्होंने बड़ी देर पहले कह दिया था खान साहब हमें अब मुफ़ाहमत की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन शायद वो उस तरफ बात नहीं बन सकी। जब तक आप सियासत में रवादारी, मुफ़ाहमत वाला अंसर नहीं लेके आते, हालात बदतर ही होंगे। अब जो मौजूदा हालात है, एक तरफ मुल्क के पास पैसे नहीं है, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, अवाम के पास आटा नहीं है, लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग ऑयल के लिए मर रहे हैं, पेट्रोल बहुत महँगा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ खान साहब जो हैं, एक वो नारा लगा रहे हैं, जो एक नए पाकिस्तान का, या वो अपनी हुकूमत चाहते हैं। लेकिन जब आपको खान साहब को अगर अवाम से मोहब्बत है, उनको चाहिए कि वो अवाम के पास जाएँ और इनके मामलात को देखें और कोई ऐसे एक लाहे-अमल बनाए, ऐसा प्लान बनाए कि हुकूमत के साथ मिलके चीज़ों को बेहतर किया जा सके, ताकि आम अवाम एक आम आदमी को जो है उसका फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। जब तक ये हालात नहीं होंगे, उस वक़्त तक तो ऐसे चलेगा। एक और मसला है कि चूँकि हमारे पास वसाइल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि हम कुछ मुल्क के दूसरे फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ को देख सकें। हमने आईएमएफ को रिक्वेस्ट किया कि हमें पैसे दे दें, आईएमएफ की तरफ से भी हमें कुछ चीज़ें आगे पीछे चलिए जी करते हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा, उस वक़्त तक भी चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो सकी। अब जो कि सियासी जमातों का किरदार था कि वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे बात करते, तो शायद उसमें से कोई अच्छा हल निकल आता। लेकिन चूँकि एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ सारी जमातें हैं। अब वो सारी जमातें भी इसलिए तैयार नहीं है कि हम एक जमात को साथ लेके आएँ, और इनको चाहिए कि सारी जमातों को थोड़ा पीछे हट के अवाम की बात करें, अवाम को सोचे, अपना गुस्सा छोड़ दें, अपने जज़्बात छोड़ दें
और अवाम के लिए सोचे और बैठ के सर जोड़ के कोई एक ऐसा लाएमल बनाए, कोई ऐसा फार्मूला लेके आए जिससे आम आदमी की जिंदगी में आसानी हो और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोटी मिले, खुदकशियां बंद हो, आटे की लाइनों में लोग लग के आटा लेते हैं, मर जाते हैं, वो उनको हम रोक सके। तो ये शायद मेरा ख्याल है कि जब तक इनके अंदर सियासी रवादारी नहीं आएगी, एक टेबल पे बैठ के बात करने का इनके पास ज़रफ़ नहीं आएगा, उस वक़्त तक हालात इस तरह के हैं। और मेरा ख़्याल है कि हमें अब वक़्त है कि पाकिस्तान के जो टेक्नो मतलब जो ब्रेन है, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको चाहिए कि वो आएँ, सामने आएँ और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात को दोनों पार्टीज़ के अंदर मफाहमती किरदार अदा करके हालात और सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाएँ। मुझे जो तासुर मिला है अपना काशिफ साहब आपकी बात से, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने सारा मलबा जो है वो मौजूदा हालात का वो सियासतदानों पर डाल दिया है। तो चले यही सवाल मैं लेके आता हूँ नवाज सलामत साहब के पास। आपने लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा काशिफ भाई की, जैसे उन्होंने कहा सीओडी के हवाले से जो दस्तखत हुए लंदन के अंदर, उसके बाद हमने पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट जो है वो जाता है, गो कि मैं पीपल्स पार्टी का कभी भी हामी नहीं रहा हूँ, लेकिन जरदारी जो है उसने जो आर्टिकल 258 बी जो सरेंडर किया बतौर प्रेसिडेंट, वो भी पाकिस्तान के सर पर हमेशा जमहूरियत के ऊपर एक लटकती तलवार थी, जिसे सदर आसिफ जरदारी ने जब वो सदर थे तो उन्होंने उस आर्टिकल को सरेंडर कर दिया। अगर मैं आर्टिकल गलत ले रहा हूँ तो काशिफ भाई या नवाज भाई आप दुरुस्त कर दीजिएगा, आर्टिकल 58(2)(b) था शायद जिसे उन्होंने सरेंडर किया। तो अब हाँ जी, चले अब मैं माइक आपके हाथ में देता हूं, नवाज भाई प्लीज। हाँ जी सर, वाटसन भाई आपका सवाल था कि जो मौजूदा हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन? वाटसन भाई जो है ना, एक्चुअली इसका जिम्मेदार ना ही एक इंसान है ना ही एक जमात है, इसका जिम्मेदार हमारे बड़ा एक सेंसिटिव सा क्वेश्चन है, तो मैं अल्फाज कोशिश करूंगा कि जो मुनासिब अल्फाज चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर बैठे हैं, काशिफ भाई पाकिस्तान में बैठे क्योंकि बात यह है कि इसमें हमारे अपने बहुत से जो अदारे हैं ना, अवाम का देखिए हम कई बार कह देते हैं साਡਾ अपना कसूर है, अवाम का भी कसूर किसी हद तक है, लेकिन वो बेचारे इस वक्त जो हालात ने उनको इतना मारा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी अवाम का कसूर है। अवाम से पहले वो जो सियासतदान है समझ लें, उनको मैं उसका जनाब कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि ये अवाम बेचारे कठपुतली बने हुए हैं इन सियासतदानों के हाथों में, और अपने किसी ना किसी एजेंडे पे जब उन्होंने अवाम को लगाना होता है तो वो लगा लेते हैं। बेशक वो मैं कहूँगा मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, तो इमरान खान ने भी आपने देख लें कि अवाम को कैसे लगाया है, और नवाज शरीफ की बारी आएगी तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ अवाम को कैसे लगाएगा, तो हमें लगेगा कि यार पता नहीं है कि लोगों को हो की गया। ठीक है जी, तो ऐसे होता है। लेकिन इसके बाद इससे जरा सा ऊपर जाएं तो फिर हमारे जो अदारे हैं, जैसे मैं अदलिया की बात करूंगा कि अदलिया में जो उनके जो इनका जो एक किरदार है ना, बड़ा कंफ्यूज सा किरदार जो रहा है, मैं नहीं कहूँगा कि वो डबल किस्म का रहा है, कंफ्यूज सा किरदार है कि फैसले जो है ना, कभी स्टेबिलिटी नहीं है उनमें। ठीक है जी, हमारे कुछ कानूनी किताबों में भी एक तरफ आप जनाब एक बंदे को सजा देते हैं, दूसरी तरफ दूजा आजाद हो जाता है, तीसरी तरफ किसी को एक अदालत सजा दे रही है और चौथी अदालत में जाके वो रिलीज हो जा रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है जी, तो इसका जो एक जो मकसद है कि एक समझ लें कि ये अदारों की अनस्टेबिलिटी जो है ना, एक पाकिस्तान, इसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो हालात हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। फिर इससे ऊपर जरा चलें कि इससे ऊपर चलेंगे तो इससे ऊपर आपको पता है कौन बैठा हुआ है, तो इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा जो अपना जो सबसे बड़ा अदारा है, मैं समझूंगा कि जी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है जो हमारी पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट की, वो एक बहुत बड़ा जो है, यानी कि उसने हमारी, मैं कहूँगा जी हमेशा से, एक्चुअली अभी इस बार नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, कि इन एस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है हमारे सियासी हालात में, पॉलिटिक्स में, उस वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई, और ना ही वो चाहते हैं कि वो आए। और मुझे आपने उस दिन वो एक दिन पूछा था कि आप इमरान खान को जैसे क्यों सपोर्ट करते हैं। मैं इमरान खान को, मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं ना ही उसकी पार्टी में बहुत से लोग हैं जिनको मैं वाटसन पे पसंद नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इमरान खान की मैं अभी जो है उस वजह से मैं सपोर्ट करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, बेशक उसने अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी तरीके से, लेकिन वो खड़ा हो गया। ठीक है जी, और मेरे ख्याल से ये आप खुद, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आपको मौजूदा सिनेरियो में
सिवाय इमरान खान के कोई ऐसा बंदा नजर आ रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना बोल्ड स्टैंड ले सके? नहीं। तो मेरी एक सिर्फ जो वजह है कि वो कि मैं उसको क्यों सपोर्ट करता हूँ कि इस स्टैंड पे उसको मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। तो जो मेन जो वजह है, तीसरी जो सबसे बड़ी वजह जो आपके सवाल का जवाब था कि हमारे इदारे जो हैं, जो इनकी इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में, इसको इसको कम नहीं, इसको बल्कि इसका खात्मा होना बड़ा जरूरी है। तो ये सर सबसे पहले किसी हद तक अवाम, फिर हमारी जो अदलिया का निज़ाम है, और तीसरी हद तक एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये तमाम लोग जो ये तमाम इदारे पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी है उसके जिम्मेदार हैं। हाँ जी, नवाज वाटसन साहब, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा सलामत साहब की बात में। देखिए जी, खान साहब का मौका बड़ा, चलो अपने असूली मौके पे खड़े हुए हैं, तो लेकिन खान साहब को जब बनाया गया था तो वही लोग लेके आए थे, तो उस वक्त खान साहब ने क्यों नहीं मजम्मत की? उस वक्त क्यों नहीं अपने आप को लग किया? खान साहब ने वो सारे प्रोसेस इस्तेमाल किए जो पहली हुकूमतों के साथ होते रहे हैं। खान साहब पूरे इन्वॉल्व हैं। खान साहब ने क्यों नहीं मजम्मत की, क्यों नहीं बाइकाट किया? जी भाई, मैं इस तरह से नहीं आना चाहता हुकूमत में, आप मुझे क्यों लेके आ रहे हैं? मैं जमहूरी अमल से आना चाहता हूँ। खान साहब भी वक्त के मफाद परस्त थे, उन्होंने वक्त को मौके को हासिल किया और प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब उनके साथ वही सलूक हुआ तो फिर खान साहब को अब तकलीफ याद आ गई है। खान साहब पहले क्यों नहीं बोले? खान साहब ने उस वक्त क्यों नहीं अपना जो मामला को ठीक किया? सर बात यह है कश्यप भाई, जब इमरान खान ने पहली बार उसको उम्मीद की किरण नजर आई कि मैं वजीर आजम बन सकता हूँ, और सबसे पहले सियासी लीडर की बजाय छोड़े, वो एक इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। हमें भी इधर अभी कोई नजर आए ना किरण की, जी मैं पाकिस्तान में मैंने बनता हूँ, मैं इधर अपनी नेशनलिटी छोड़ के मैं भी पाकिस्तान चला जाऊँ, वो उसको नजर आया कि मैंने वजीर आजम बनना है, मुझे लोग वजीर आजम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जनाब मफाद परस्ती हम एक सिर्फ आप इमरान खान का ना कि हम सब में भरी हुई है, हम इंसान है, ठीक है। और उसकी अगर वो उसने किया, लेकिन उसके बाद उस मफाद परस्ती के बाद आपने दो लोग निकलते हैं। एक वो लोग निकलते हैं जो फिर आप उसी डंडी के ऊपर चलते चलते बस सारी उम्र अपना मफाद परस्ती पे जो है चलते रहते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो कुछ अरसा देख लेते हैं कि भाई ये काम नहीं चलने वाला, मैं कितनी तरह यूं ही कितना अरसा यूं ही भेड़ बकरी बन के इनके पीछे यूं ही लगा रहूंगा। उसको मैं आपको एक आज आप अपने दिल की बात बताऊंगा कि ये इमरान खान के साथ इस तरह भी नहीं हुआ कि इसको लगा कि मैं भेड़ बकरी बनना हूँ। इसमें अभी भी इसका जाती मफाद, इसने एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया है, थोड़ी सी चीज इसने खुद इसको क्रिएट किया, ये सारे जो सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने जो है कि सारे हालात ऐसे करके एक, सर मैं कहता हूँ हालात ऐसे क्रिएट करके भी ना आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह स्टैंड नहीं ले सकते, आम लोग नहीं ले सकते, लेकिन जो उसने ले लिया है, अपनी जान खतरे में डाल ली है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि वो आप जो बात कह रहे हैं कि एटलीस्ट चले इमरान खान को अभी हम कहेंगे ही इज वन ऑफ देम, कि ये वो बंदा है कि जिसने 3-4 साल उनके साथ चल के देख लिया है और उसको नजर आ गया कि भाई मैं बेशक वजीर आजम भी रहूं, फैसले इन्होंने ही करने हैं, इंटरफेरेंस इन्होंने ही करनी है, अदालतें भी इन्होंने ही चलानी है। तो इसलिए उसने अब जरा थोड़ा सा खुल के स्टैंड लिया है, और ये स्टैंड मेरे ख्याल से अभी तक जो है कुछ लोग लेते हैं जब जिनकी हुकूमत जाती है ना, जैसे नवाज शरीफ वगैरह भी थोड़ा थोड़ा, फिर कभी बाजवा को बुरा कह देते हैं, कभी मुशर्रफ को कह देते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा खुल के इतना बोल्ड वो इमरान खान ने ही स्टैंड लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ नवाज भाई, आपको याद होगा, मैं याद कराता हूँ आपको। ये इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमूमी तौर पर एक विकेट पर खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसकी जिम्मेदारी भी है उनकी, क्योंकि वाकई वो उनका सियासत में जो किरदार नहीं होना चाहिए, जो उनको आइन ने नहीं दिया, वो उस पर वो करते हैं। दिलेरी के हवाले से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा नवाज भाई आपसे भी, कि इमरान खान ने जरूर बात की है एस्टेब्लिशमेंट पर, लेकिन बेनज़ीर को आपने नहीं सुना कि बेनज़ीर ने उस दौर के उस वक्त पर जब जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के कर्ता धर्ता हैं, उनके जो वो ड्यूटी पर होते थे उनके खिलाफ बात की। ईंट से ईंट बजाने का जो नारा सरदारी ने लगाया और 3 साल उसे बाहर रहना पड़ा, वो भी आपने सुना। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि जब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया तो उन्होंने बाहर निकलकर जब वो लाहौर में जब वो आ रहे थे जीटी रोड पर, तो उन्होंने वहां पर जो बात की वो आपने सुनी। उस वक्त वो उन जजों के बारे में बात कर रहे थे जो मौजूद थे, और उसके बाद फिर उन्होंने जनरल्स के नाम लिए
उसके बाद फिर आपने देखा ये जो मतलब जो जनरल्स हैं उस वक्त जनरल फैज की बात हो रही, क्योंकि अब तो वो रिटायर हो गए हैं। हाँ जी। अपना उस वक्त पाकिस्तान में थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी किया। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इस्तेमाल किया वो बाद में मीर सादिक और मीर जाफिर के नाम पे भी करते रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने अब मैं नाम लेना शुरू किया। लेकिन इसका नुकसान पता क्या है? मैं हाँ जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात। हाँ, जरूर खड़ा होना चाहिए, जो भी कोई जुल्म कर रहा हो, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो कोई जनरल है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आइन के साथ खेलने की इजाजत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन वो बतौर अदारा हमें ये एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर जो जिस तरीके से बात की जा रही है उससे पाकिस्तान कमजोर होता है। हम बतौर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की इस्तेकाम की, उसकी बका की जमीन है। उस हवाले से अगर वो कमजोर होंगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए अपने उसके ऊपर। आखिरी कमेंट में खाली आप नवाज भाई करें, फिर मैं प्रोग्राम वो तो आप बात कर बात वो बिल्कुल ठीक है, बेनज़ीर ने बात की थी, लेकिन ये तमाम आप रिकॉर्ड निकालेंगे ना, ये तमाम लोग अपना अपना एक एक दो दो टेन्योर निकाल के और फिर भी जो है उसके बाद ये आए, जैसे काशिफ भाई ने बात की एक्चुअली कि जी इमरान खान को लाने वाला कौन है, बात वो पीछे जाएगी तो नवाज शरीफ को लाने वाला कौन है, बेनज़ीर को लाने वाला कौन है, इन सब को लाने वाला है पीछे एक ही जगह जाके कड़ी मिलती है। तो लेकिन और दूसरी बात यह है कि ये लोग तो फिर भी जो है कि अपने एक दो दो टेन्योर तीन तीन टेन्योर निकाल के उसके बाद इनमें में भी जुर्रत आई हो कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करना शुरू कर दें। ठीक है, पहले मैं भी छोटी मोटी करती हूँ, लेकिन बाद में जरूरत आई कि एक टाइम लगा, एक प्रोसेस था। इमरान खान का ये एक ही हुकूमत चले जाने के बाद उसने ही डिसाइडेड, मैं आपको आगे भी एक बात बताइए, बेशक उसमें वो एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसको नजर आया कि मेरे पास में भी कोई और बयानिया नहीं रहना, लेकिन फिर भी उसने जो स्टैंड लेना है एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, ये इस बात में आपकी वजन है कि इस वक्त जैसे वो कर रहा है। लेकिन सिर्फ जो हमें खदशा है वो यही है कि इस सारे सिनेरियो के पीछे जो इस वक्त मौजूदा हालात है। अच्छा, सवाल ये था मौजूदा हालात के जिम्मेदार कौन? अब मैं ज़ाहिर है कि मैं भी एहतियात करता हूँ, जब अकेला होता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पाकिस्तान में अगर दोस्त देखेंगे इस प्रोग्राम को तो काशिफ भाई भी हैं, हमें एहतियात करनी हर लिहाज से, हमें लफ्ज़ों का चुनाव जो है बड़े एहतियात से। लेकिन फिर भी आप देखें तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो बातें सामने आ रही हैं। अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता करके समझ आ रहा है कि 2016-17 में क्या साजिश हुई, उसके हवाले से कौन से वज़ीर को उसकी वो सज़ा दी गई जिसके मुताबिक उसे जो जुर्म था उस पर नहीं। जैसे कि हम अकामा और पनामा की बात करते हैं, केस था पनामा का, उसके बाद अकामा पर उसको सज़ा दी गई। आप देखें हम सब यहाँ पर आज़ाद हैं, मैं भी चाहूँ तो कल नून लीग का डंका बजाना शुरू कर दूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरा ताल्लुक नहीं है किसी भी सियासी पार्टी से, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सामने हालात क्या हैं। तो मैंने देखा, जो मुझे लगा, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि एक वज़ीर आज़म को बाहर निकाला गया, साजिश आपके सामने आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है और कोई नहीं कह रहा, नून लीग भी नहीं कह रही, कोई भी नहीं कह रहा। वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो खुद एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाजी तुसी ये कीता जी, मैंने ये कीता जी। तो वो चीज़ें हैं। ये इसका नुकसान सियासतदानों को हुआ। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि नाअहल कोई भी नहीं होना चाहिए सियासतदान, बड़े लीडर, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो इमरान खान हो। ये सियासतदान हमारे कौम का सरमाया है, क्योंकि मुल्क इन्होंने आगे लेके जाना है। और अगर इनको सजा देनी है आपने, अगर इनको सजा देनी है तो फिर कल्ले इन्होंने सजा ना दो, फिर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने भी फड़ो, फिर उन्हें अदालतों के लोगों ने भी फड़ो जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अकेले करके नहीं। तो अच्छा लगा, बड़ा मजा आया आज के प्रोग्राम का, बहुत कुछ। हाँ जी, है कि हम सब जो है बेशक हम बाहर बैठे हैं, लेकिन मैं जो प्रोग्राम का इख्तिताम इस पे करूंगा, काशिफ भाई की भी राय लेंगे कि हमारा जो पाक फौज के लिए जो आपको पता है हमारा प्यार है, एहतराम है, हमें उन पे फख्र है। और जिस तरह हम भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले जो है आप समझ लें किसी किस्म की भी आफत आए तो पाक फौज जो है सबसे पहले पाकिस्तान में हो, दुनिया में हो, वो पहुंचते हैं। अभी टर्की में आप देखें, हमें उन पर फख्र है। लेकिन बस हमारी यही एक ख्वाहिश है कि पाक फौज का जितना यानी कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको उसी तरीके से परफॉर्म करें। और पॉलिटिक्स में अगर जैसे सुना जाता है उनकी इंटरफेरेंस है, वैसे नहीं होनी चाहिए।
और मैं ये आपकी जुमले में इजाफा कर दूं कि अगर कुछ जर्नल्स ये करते हैं तो अपने अदारे को चाहिए कि वो उनको उनके ऊपर गले गर्दन पर हाथ पकड़े। काशिफ भाई आखिरी जुमला प्लीज। थैंक यू सो मच जी। ये बात यह है कि सियासत और रियासत को अपना अपना काम करना चाहिए। जब तक हम सियासत और रियासत के असूलों को समझ जाएंगे, उसकी बुनियादी जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान की तरक्की होगी। हम सब की बका इसी में है कि पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान बने और हम सब मिलकर पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान बनाएं, ताकि आमीन पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली जो है हम सब के लिए खुशी का बायस बनेगी। आमीन आमीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम आज देखा और सारी पॉजिटिव चीज़ें थी। हम पाकिस्तान के हवाले से दुआ करते हैं कि इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान में वो खुदा ताला चाहे और खुदा चाहता है, लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं वो नहीं चाहते, तो ये होता है। और आगे खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने लोगों को वो अक्ल और शऊर दे कि ताकि पाकिस्तान जो है इन मसाइल से निकल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इन्फोवर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।